गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप पढ़ाई लिखाई हो रहा होगा, है ना। आज हम लोग फिर अगला क्लास में चलते हैं। अगला क्लास क्या है? प्रत्युत्तर दर्पण का हम लोग अक्टूबर महीना का राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय घटनाक्रम, उस राष्ट्रीय घटनाक्रम का 2 यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं, यानी 2 वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं। और ये लास्ट है, ये लास्ट हम लोग राष्ट्रीय पढ़ लेंगे तो हम लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देख रहे हैं, तो यानी डिटेलिंग के साथ हम लोगों का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस यूं ही हम लोग को पढ़ते रहना है। तो चालू करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि 1969 के जन्म और मृत्यु पर पंजीकरण अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक संसद में पारित, है ना। यानी कि देखिए, देश में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों का मृत्यु हो रहा है, उसका एक डेटाबेस होना चाहिए, ताकि सरकार उनके लिए क्या कर सके, पॉलिसी बना सके। ठीक है, पॉलिसी बना सके, इसके लिए डेटाबेस होना चाहिए। तो 1969 में एक कानून आया था, एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम क्या था? 1969 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था, है ना। इसी कानून के तहत, इसी अधिनियम के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो हम लोग को मिलता है, प्रमाण पत्र प्राप्त होता था, उसका पंजीकरण होता था। अब इसमें संशोधन सरकार करना चाह रहा है। इसका कारण है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत सारा धोखाधड़ी भी हो रहा है। फर्जी आदमी लोग क्या करता है कि जन्म प्रमाण पत्र ले लेता है। कुछ लोग होता है कि मरता नहीं है लेकिन फिर भी मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर सरकार को मूर्ख बनाता है। हाल ही का घटना है, एक औरत, एक महिला क्या की थी कि अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा ली और विधवा पेंशन उठा रही है ना। तो क्या है, सरकार को धोखाधड़ी देने का काम हो रहा है ये सब। तो इन सब को रोकने के लिए, है ना, इन सब को रोकने के लिए और भी बहुत तरह का काम हो रहा है। जैसे कि रोहिंग्या वाला है ना, दूसरे देश के लोग यहाँ का नागरिकता ले रहे हैं बेवकूफ़ बना कर। तो इन सब को रोकने के लिए इस कानून में संशोधन करने का एक विधेयक लाया गया और उस विधेयक को संसद में रखा गया है ना। उस विधेयक को संसद में रखा गया है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो क्या नाम है इसका? देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023। उसका नाम क्या है? जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम विधेयक। ठीक है ना। इसके तहत अब क्या होगा? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा। ठीक है। इसमें नया बात क्या है? इसमें नया बात 2 बात नया बात है, याद रखिएगा। पहला क्या है, इसको आधार से लिंक कर दिया गया है, यानी कि अब मुश्किल है धोखाधड़ी करना है। दूसरा क्या है? RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो पंजीकरण प्रणाली है उसी पर अब रजिस्टर होगा, कि पंजीकरण प्रणाली पर रजिस्टर होगा। पंजीकरण प्रणाली पर रजिस्टर होगा। सही बात। संशोधन हुआ है। संशोधन में क्या हुआ कि आधार से लिंक कर दिया गया है और RGI का, यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो पंजीकरण प्रणाली है, अब उसी पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा। इससे धोखाधड़ी पर लगाम लगाने का सरकार का एक प्रयास है। सही बात। अब चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखते क्या है। चुनाव आयुक्तों के चयन हेतु समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कैबिनेट मंत्री
को शामिल करने का प्रस्ताव विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसका नियुक्ति के लिए कोई संवैधानिक समिति नहीं है, तो सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। इसके लिए कोई संवैधानिक समिति नहीं है। तो इस एक संवैधानिक समिति हो, उसका गठन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि संसद को एक संवैधानिक समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का क्या हो सके, नियुक्ति हो सके। और जब तक ये गठन नहीं हो, ये समिति का गठन नहीं हो, तब तक एक अंतरिम मतलब क्या होता है, टेम्पोररी समिति काम करेगा चुनाव आयुक्तों का चयन के लिए, है ना। एक अंतरिम यानी टेम्पोररी काम करेगा। और टेम्पोररी समिति कौन होगा, उसमें कौन कौन होगा? तो उस समिति में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक होगा विपक्ष का नेता होंगे, है ना, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वो होंगे, और तीसरा कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद होंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का वहां पर संगम होगा, और तीनों मिलकर क्या करेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेंगे। इस पर क्या होगा कि किसी को इस बात का संशय नहीं होगा, इस बात का डर नहीं होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति में कोई हेरफेर किया गया है ना। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर चुनाव ही फेयर नहीं होगा और चुनाव आयुक्त पर ही लोगों का विश्वास नहीं होगा, तो फिर वोट का कोई मतलब रह नहीं जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गठन का प्रावधान किया है, ठीक है, लेकिन ताकि वो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त हो सके। कार्यपालिका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट, है ना, कि नियंत्रण से मुक्त हो सके। क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट सरकार में रहता है तो चाहता है कि वो अपना हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करे, ताकि वो कुछ उनको बेनिफिट मिल सके। ऐसा हो सकता है और लोगों को ऐसा संशय हो सकता है, इससे कार्यपालिका से उसको मुक्त करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने एक विधेयक लाया। उस विधेयक के तहत अब क्या हुआ है कि उस विधेयक के तहत बताते हैं कि अब उस विधेयक के तहत उस एक समिति का गठन होगा। उस समिति में प्रधानमंत्री खुद होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, और उसमें से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया। यानी समझ लीजिए फिर भी कार्यपालिका के नियंत्रण से तो मुक्त रहा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहेगा, एक विपक्ष का नेता रहेगा, 3 जन रहेंगे। और विपक्ष का नेता अगर विरोध भी करेंगे तो भी दोनों मिलकर अपना पसंद का चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये थोड़ा विवाद का विषय है और इस पर भी वाद विवाद चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसको लिख लेते हैं हम लोग। पहले बातों को समझ लिए हैं, अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त सेवा की नियुक्ति शर्तें एवं शर्तें वो कार्यकाल विधेयक, ठीक है। ये विधेयक 2023 में आया है, तो 2023 लिख लेते हैं। ये क्या हुआ? आपका संसद में इसको रख दिया गया है, और ये जब कानून बन जाएगा तो इसके तहत क्या होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष का नेता होंगे, तीनों मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो बाहर हो जाएंगे।
क्लियर हो जाएगा। तो ये याद रखिए, इसके तहत यही बात है, यानी पीएम कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री, विपक्षी नेता। ये तीन लोग मिलकर क्या करेंगे, चुनाव आयुक्त और अनचुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेंगे, यही तीन लोग मिलकर। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या होना चाहिए था, पीएम हो, विपक्ष के नेता हो, प्लस सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर चयन करें। तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हो गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीते की जुलाई 2023 में मृत्यु। दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते आएगा, है ना। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1952 में सरकार का योजना है कि भारत के जंगलों में, अभयारण्य में चीते का फिर से क्या हो, पुनर्वास हो। इसके लिए 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। आप लोगों को पता ही होगा, खूब चर्चा का विषय रहा था कि चीता आया, है ना। तो 8 चीता आया था। फिर फरवरी 2023 में भी 12 चीते लाया गया, लेकिन कुछ कारण बस वो चीता भारत का जो एनवायरनमेंट है, या फिर जो बोलिए, उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा, और अभी तक लगातार 9 महीने में 7-8 चीता का मृत्यु हो चुका है ना। इसका जांच जारी है कि आखिर मृत्यु क्यों हो जा रहा है, क्योंकि उसको पुनर्वास भी करना है। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता भी किया है कि हर साल उससे कुछ कुछ चीता मंगवाएगा और अपने जंगलों में उसको छोड़ेगा, ताकि उसका पुनर्वास हो सके। लेकिन अभी लगातार 9 महीना में चीतों का मृत्यु जारी है। तो जो चीता आता है उसको अभी फिलहाल मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है ना, उसी में उसको छोड़ा जा रहा है, कूनो नेशनल पार्क में। और बस यही है, और उसका मृत्यु जो हो रहा है उसका भी जांच चल रहा है कि क्यों मृत्यु हो जा रहा है, ताकि जो आने वाला जो पुनर्वास का कार्य हो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिर्फ याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत समझौता किया है कि वहाँ से चीता आएगा और भारत के अभयारण्य में, भारत के जंगलों में उसका पुनर्वास किया जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता हुआ। हो सकता परीक्षा में पूछते हैं कि किसके साथ, किस देश के साथ समझौता हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता हुआ। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, दिल्ली में प्रशासन की अधिकांश शक्तियां अब केंद्र के पास, अध्यादेश को विस्थापित करने वाला अधिनियम लागू। ठीक है, दिल्ली में जो अधिकांश शक्तियां हैं अब केंद्र के पास होंगी। देखिए, हमेशा न्यूज में चर्चा का विषय रहता है। क्या चर्चा का विषय रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और माननीय एलजी साहब, दिल्ली का एलजी साहब, दोनों आपस में मतभेद की स्थिति में रहते हैं। केजरीवाल साहब जो कहते हैं वो एलजी साहब को प्रॉब्लम होता है, एलजी साहब जो कहते हैं केजरीवाल साहब को प्रॉब्लम होता है। और जो होता है कि प्रशासन में प्रॉब्लम होता है वहाँ पर, क्योंकि अगर एलजी और मुख्यमंत्री में ही प्रॉब्लम हो जाए, मतभेद हो जाए, तो अल्टीमेटली प्रशासन में दिक्कत होता है। अभी हाल ही का घटना है कि दिल्ली में ऑफिसर्स जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उसका ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा, एलजी साहब के पास होगा या मुख्यमंत्री के पास होगा। तो ये विवाद हो गया दोनों के बीच में, और विवाद चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार यानी कि राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि मुख्यमंत्री को अधिकार होगा कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, है ना, यानी केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
एलजी क्या होता है? वो केंद्र का ही प्रतिनिधि करते हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि करते हैं, यानी केंद्र सरकार को उसका अधिकार नहीं होगा उस पर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, जो फैसला उसको पलटने के लिए एक अध्यादेश लाया है, और अध्यादेश के द्वारा फिर से ये अधिकार किसको प्राप्त हो गया? ट्रांसफर पोस्टिंग का केंद्र सरकार को, यानी कि एलजी को। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि जो अध्यादेश होता है वो टेम्पोररी होता है। अध्यादेश क्या होता है? टेम्पोररी होता है, परमानेंट तो होता नहीं है। यानी कि अध्यादेश को फिर से कानून का रूप देना जरूरी था। तो कानून को रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाया। उस विधेयक को क्या कहते हैं? तो एक विधेयक लाया। अब विधेयक दिल्ली सेवा विधेयक के नाम से प्रचलित हुआ। दिल्ली सेवा विधेयक के नाम से प्रचलित हुआ, और ये राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया, राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया। अब ये कानून बन गया। दिल्ली सेवा विधेयक अब कानून बन गया, यानी अधिनियम बन गया। अधिनियम बनने से क्या हो गया कि अब कानूनतः ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसके पास चला गया? केंद्र के पास चला गया, यानी एलजी साहब के पास चला गया। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसला का बदल दिया गया, है ना। तो निश्चित रूप से ठीक है, सब बात सही है, लेकिन ये कभी कभी हो जाता है, जो तनाव का स्थिति होता है ना, वो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ जाता है, लोकतंत्र के भी खिलाफ जाता है। क्योंकि अगर दो केंद्र और राज्य अगर दोनों में तनाव रहेगा तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो ये डेवलपमेंट में रुकावट का भी काम करता है। खैर, अभी तक यही बात है कि अब ये शक्तियां केंद्र के पास है, राज्य के पास ये शक्तियां नहीं है। तो उसको नाम याद रख लीजिए आप सब। क्या नाम उसका? जो विधेयक आया था, दिल्ली सेवा विधेयक। दिल्ली सेवा विधेयक, है ना। इसको एक और नाम कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक। इसको ये भी कहा जाता है। ये विधेयक अब क्या हो गया है? अधिनियम बन चुका है। अधिनियम मतलब कानून बन चुका है। विधेयक तब तक रहता है जब तक उस पर सहमति पूरी तरीके से नहीं मिला हो, लेकिन ये विधेयक राज्यसभा से, लोकसभा से, अब राष्ट्रपति का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। तो अब यह अधिनियम का रूप ले चुका है। सही बात। तो इसका बस यही डिटेलिंग था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है पीटी और मेंस में जरूरत पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरा। चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरा। दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। अभी हाल ही में हम लोग 23 अगस्त को जश्न मनाए। क्यों? कि हम लोग का चंद्रयान-3 मिशन जो था सफल हुआ। जो लैंडर था विक्रम, उसका सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हो गया। उसका प्रज्ञान रोवर भी बाहर आया, वो भी घुमा फिरा, वो लोग को हम लोग देखे। भारत विश्व का पहला देश हो गया जो दक्षिणी ध्रुव पर, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्र मिशन अभियान शुरू किया है, और सफलतापूर्वक भी। लेकिन ऐसे देखा जाए तो चांद पर पहुंचने वाला वो चौथा देश है। एक तो हो गया अमेरिका, दूसरा आ जाएगा रूस, तीसरा आ जाएगा चीन, फिर तो भारत अपना है ही है ना। तो बस इसमें कुछ विशेष नहीं था। कुछ फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये तो प्रश्न पूछना ही पूछना है। जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है वो तो आप नोट करके रख लीजिए कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। अधिक से अधिक क्या पूछेगा? तो पूछेगा कि कब इसको लॉन्च किया गया था। तो 14 जुलाई 2023। पहुँचा कब? 23 अगस्त 2023। किस रॉकेट से किया गया था? तो LVM। GSLV तो पहले नाम था उसका, अब हो गया LVM, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क
एलवीएम लॉन्च व्हीकल मार्क, ठीक है, 3 के द्वारा किया गया था। और कितना दिन लिया पहुंचने में? 41 दिन लिया। और क्या पूछ सकता है कि प्रज्ञान क्या था? तो प्रज्ञान रोवर है, लैंडर का नाम है विक्रम, है ना। तो बस इन सब बातों को आप लोग को याद रखना है और यहीं से एक फैक्ट वो पूछ देगा और कुछ विशेष नहीं इसमें। आप लोग तो खैर जानते ही है, तो खैर बहुत बार इसका चर्चा भी हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। बस इसमें यही था, कुछ विशेष नहीं था। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अब सूर्य की ओर इसरो का आदित्य L1 मिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत आजकल स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। चंद्रयान गया, इसके पहले कौन क्या मार्स मिशन था, फिर चंद्रयान गया, अब आदित्य मिशन हुआ जो सूर्य का जांच पड़ताल करेगा। अब गगनयान जाने वाला है, बहुत मिशन अभी चालू होने वाला है, यानी स्पेस रिसर्च पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है ना। तो चंद्रमा पर पहुंचने के बाद अब भारत ने आदित्य L1 मिशन शुरू कर दिया है। कब चालू हुआ? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को इसका प्रक्षेपण किया गया। आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से? तो वही श्रीहरिकोटा सतीश धवन से किया गया है। और ये कहाँ पहुंचेगा? तो 15 लाख किलोमीटर दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है, उसको कहते हैं L1 पॉइंट। L1 मतलब लैंग्रेज है ना। L1 मतलब क्या हुआ? लैंग्रेज। उस पॉइंट पर उसको पहुंचना है। वो क्या पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है कि जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का सीमा होता है, वहां पर तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। और उसी पॉइंट पर जाकर क्या होगा? आदित्य L1 का जो वेधशाला है, वो एक वेधशाला में तो समझ ही रहे होंगे, लेबोरेटरी जहाँ पर जांच पड़ताल होता है, उसको वहाँ पर जाकर क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा उस पॉइंट पर, ताकि ना तो उसको पृथ्वी अपनी ओर खींच पाए, ना ही सूर्य अपनी ओर खींच पाए, और वहाँ पर स्थिरता पूर्वक वो रहेगा। और सूर्य का जो कोरोना होगा ना, कोरोना का जांच करेगा, यानी पानी पर जो लपटे जो उड़ते रहती है सूर्य का, उसका जांच करेगा। सौर ज्वाला का अध्ययन करेगा और देखेगा कि सूर्य का जो किरण होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सूर्य का जो लपटे होता है, उसका पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, पृथ्वी का वायुमंडल पर क्या असर पड़ता है। और इसका जांच पड़ताल भविष्य में होने वाले ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, इसलिए इसको भेजा गया है ना। तो बस जान लीजिए कि L1 क्या है? आदित्य L1 तो एक वेधशाला है, यानी लेबोरेटरी है, जो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। L1 पॉइंट है, लैंग्रेज 1 पॉइंट, वहाँ से क्या करेगा कि सूर्य का अध्ययन करेगा। ये जो लैंग्रेज नाम क्या है, उसके 3 तरह का पॉइंट होता है, बता दे रहे हैं आपको, समझ जाइए। देखिए L1, L2, L3, L4 और L5, ये 3 पॉइंट होता है, सॉरी 5 पॉइंट होता है। इसमें इंडिया इस पर भेजा गया। L4 होता है क्या? ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा है? जोसेफ लुई लैंग्रेज। ये कौन थे? इटली का खगोल शास्त्री थे। क्लियर? हो सकता कहीं पूछ दे कि L1 जो लैंग्रेज नाम है किसके नाम पे पड़ा है, तो आप बता दीजिएगा। इटली का एक खगोल शास्त्री थे, उनका नाम था पूरा जोसेफ लुई लैंग्रेज। इसी के नाम पर L1 पॉइंट एंड लैंग्रेज 1 पॉइंट पड़ा है। ये 5 तरह का होता है, L1, L2, L3, L4 और L5।
हो सकता पूछ सकता कितना होता पॉइंट होता, तो 5 पॉइंट होता, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में चंद्रयान और आदित्य मिशन से एक प्रश्न तो रहना ही रहना है, इसलिए आप एकदम तैयार रहिए। इसलिए इतना डिटेल में आपको बता दिए, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। पूछ सकता है जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर 11 रखा गया है। और इस तरह से हम लोग अक्टूबर महीना का राष्ट्रीय कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव अभी हम करवा दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय का ऑब्जेक्टिव प्लस डिटेलिंग दोनों हो चुका है। आप बस बने रहिए और पढ़ते रहिए, और फिर आगे देखते क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय।